सोचिए, आपने घंटों तक किताब पढ़ी, लाइनें हाईलाइट की, नोट्स बनाए। उस वक्त सब कुछ साफ लग रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारी जानकारी हवा की तरह गायब। क्या इसका मतलब है कि आपका दिमाग कमजोर है? नहीं, असल सच ये है कि हमारा मस्तिष्क जानकारी को तुरंत स्थायी रूप से जमा नहीं करता। पढ़ते समय बस एक अस्थायी निशान, ट्रेस, बनता है। अगर उसे सही रणनीति से मजबूत न किया जाए तो वो धीरे धीरे मिट जाता है। यही वजह है कि पारंपरिक तरीके, बार बार पढ़ना, हाईलाइट करना या आखिरी समय पर रटना, क्रैमिंग, लंबे समय तक काम नहीं करते। वे हमें सीखने का भ्रम तो देते हैं, लेकिन असली मास्टरी नहीं। न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान की नई खोजें बताती है कि गहरी और टिकाऊ सीख उसी वक्त होती है जब हम दिमाग को संघर्ष करने देते हैं, जब हम स्पेस्ड रेपिटेशन से जानकारी को बार बार अंतरालों पर जगाते हैं, जब हम खुद को टेस्ट करते हैं और दिमाग से जबरदस्ती रिकॉल कराते हैं, जब हम अलग अलग विषयों को इंटरलीव करके पढ़ते हैं, और हां, जब हम गलतियां करते हैं और उन्हें सुधारते हैं। यही रास्ता दिखाती है मेक इट स्टिक, एक किताब जो कहती है कि असली लर्निंग रिव्यू से नहीं, स्ट्रगल से पैदा होती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे मेहनत को मरने वाली याददाश्त से निकालकर लंबी अवधि की मास्टरी में बदला जा सकता है। ममे से अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि पढ़ाई करना ही सीखना है, लेकिन सच ये है कि अध्ययन और सीख दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं। जब हम किसी पाठ को बार बार पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं या नोट्स बनाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने उसे समझ लिया है। दरअसल ये केवल परिचितता का भ्रम होता है। दिमाग हमें ये एहसास कराता है कि हमने इसे पहले देखा है, इसलिए ये याद है। लेकिन अक्सर ये याददाश्त बाहरी सहारों पर टिकती है, न कि हमारे भीतर की असली स्मृति पर। यही वजह है कि ये तरीका अल्पकालिक रूप से काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक ज्ञान को पक्का नहीं करता। लेखक इस बिंदु पर ध्यान खींचते हैं कि इंसान अक्सर अपनी सीखने की क्षमता का सही आकलन नहीं कर पाता। ये ऐसा ही है जैसे आप जंगल की तस्वीर देखकर सोच लें कि आपको जंगल की पूरी बनावट समझ आ गई। किनारे की झाड़ियां और पेड़ों की कतारें तो दिख जाती है, लेकिन भीतर के घुमावदार रास्ते, पेड़ों की परतें और गहराई, वे सब तस्वीर भर से कभी समझ नहीं आते। इसीलिए लेखक एक और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं, कठिनाई ही सीख की मित्र है। जब हम बिना किताब देखे किसी बात को याद करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यही संघर्ष उस जानकारी को गहराई से जमाता है। आसान याददाश्त अक्सर जल्दी मिट जाती है, जबकि कठिनाई से निकाली गई स्मृति लंबे समय तक टिकती है। इसके साथ ही परीक्षण यानी खुद से सवाल पूछना केवल ये नापने का औजार नहीं है कि हमें कितना याद है, बल्कि ये स्वयं में सीखने का एक साधन है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं और सोचते हैं कि अब तक क्या याद है, तो हम दिमाग को रिट्रीवल के लिए मजबूर करते हैं। ये प्रक्रिया याददाश्त को दोबारा मजबूत करती है और उसे स्थायी बनाती है। और जब हम गलती करते हैं और उस पर सही फीडबैक मिलता है, तो हमारी सीख और भी परिपक्व हो जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि असली सीख आसान तरीकों से नहीं आती। बार बार पढ़ना या हाईलाइट करना बस अस्थायी राहत देता है, लेकिन मास्टरी नहीं। गहरी और टिकाऊ सीख तभी होती है जब हम संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों को अपनाते हैं और सक्रिय रूप से रिकॉल करते हैं। परीक्षा और प्रश्नोत्तर को केवल मापने के लिए नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानना चाहिए। अध्याय 1, सीख को गलत समझना। हम में से अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि पढ़ाई करना ही सीखना है, लेकिन सच ये है कि अध्ययन और सीख दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं। जब हम किसी पाठ को बार बार पढ़ते हैं, हाईलाइट करते हैं या नोट्स बनाते हैं, तो हमें लगता है कि हमने उसे समझ लिया है। दरअसल ये केवल परिचितता का भ्रम होता है। दिमाग हमें ये एहसास कराता है कि हमने इसे पहले देखा है, इसलिए ये याद है। लेकिन अक्सर ये याददाश्त बाहरी सहारों पर टिकती है, न कि हमारे भीतर की असली स्मृति पर।
यही वजह है कि ये तरीका अल्पकालिक रूप से काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक ज्ञान को पक्का नहीं करता। लेखक इस बिंदु पर ध्यान खींचते हैं कि इंसान अक्सर अपनी सीखने की क्षमता का सही आकलन नहीं कर पाता। ये ऐसा ही है जैसे आप जंगल की तस्वीर देखकर सोच लें कि आपको जंगल की पूरी बनावट समझ आ गई। किनारे की झाड़ियां और पेड़ों की कतारें तो दिख जाती है, लेकिन भीतर के घुमावदार रास्ते, पेड़ों की परतें और गहराई, वे सब तस्वीर भर से कभी समझ नहीं आते। इसीलिए लेखक एक और महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं। कठिनाई ही सीख की मित्र है। जब हम बिना किताब देखे किसी बात को याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। यही संघर्ष उस जानकारी को गहराई से जमाता है। आसान याददाश्त अक्सर जल्दी मिट जाती है, जबकि कठिनाई से निकाली गई स्मृति लंबे समय तक टिकती है। इसके साथ ही परीक्षण यानी खुद से सवाल पूछना केवल ये नापने का औजार नहीं है कि हमें कितना याद है, बल्कि ये स्वयं में सीखने का एक साधन है। जब हम खुद को चुनौती देते हैं और सोचते हैं कि अब तक क्या याद है, तो हम दिमाग को रिट्रीवल के लिए मजबूर करते हैं। ये प्रक्रिया याददाश्त को दोबारा मजबूत करती है और उसे स्थायी बनाती है। और जब हम गलती करते हैं और उस पर सही फीडबैक मिलता है, तो हमारी सीख और भी परिपक्व हो जाती है। इस अध्याय का सार यही है कि असली सीख आसान तरीकों से नहीं आती। बार बार पढ़ना या हाईलाइट करना बस अस्थायी राहत देता है, लेकिन मास्टरी नहीं। गहरी और टिकाऊ सीख तभी होती है जब हम संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों को अपनाते हैं और सक्रिय रूप से रिकॉल करते हैं। परीक्षा और प्रश्नोत्तर को केवल मापने के लिए नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा मानना चाहिए। अध्याय 2 सीखने के लिए याद करो। इस अध्याय का मूल संदेश यही है कि असली सीखना तभी होता है जब हम जानकारी को अपने दिमाग से निकालकर याद करते हैं। सिर्फ पढ़ना या दोहराना ज्ञान को गहराई तक नहीं ले जाता। सीखने की असली परीक्षा तब होती है जब हमें बिना किताब खोले, बिना नोट्स देखे किसी तथ्य या विचार को रिकॉल करना पड़ता है। लेखक इस विचार को एक सर्जन की कहानी से समझाते हैं। एक बार ऑपरेशन के दौरान सर्जन ऐसी स्थिति का सामना करता है जहां किताबों में लिखे नियम बेकार साबित हो जाते हैं। उस क्षण में उसने अपनी स्मृति, अनुभव और तर्क का सहारा लिया। ये उदाहरण दिखाता है कि जीवन के असली क्षणों में हमें किताबें नहीं, बल्कि याददाश्त ही बचाती है, और यही ताकत रिट्रीवल प्रैक्टिस हमें देती है। शोध भी यही कहता है कि जो छात्र सिर्फ पढ़ते हैं और जो पढ़ने के बाद खुद को छोटे छोटे टेस्ट्स देते हैं, उनके परिणामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। सेल्फ टेस्टिंग करने वाले छात्र न केवल ज्यादा याद रखते हैं, बल्कि लंबे समय तक उस ज्ञान को संभाल भी पाते हैं। वजह यह है कि रिकॉल करना खुद एक सीखने की प्रक्रिया है। जब हम जानकारी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग के न्यूरल सर्किट्स सक्रिय हो जाते हैं और मेमोरी और गहरी जम जाती है। लेकिन आसान याददाश्त टिकाऊ नहीं होती। अगर सब कुछ तुरंत और आराम से याद आ जाए, तो रिटेंशन जल्दी खत्म हो जाता है। थोड़ी कठिनाई, थोड़ा संघर्ष, यही दिमाग को मजबूर करता है कि वो कनेक्शन को मजबूत करे और ज्ञान को स्थायी बनाए। रिट्रीवल प्रैक्टिस की कई विशेषताएं हैं। हल्के फुल्के क्विजेज या सेल्फ टेस्टिंग से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और सुधार सकते हैं। बार बार लगातार टेस्टिंग करने से फायदा कम होता है, लेकिन अगर हम बीच बीच में अंतराल देकर रिकॉल करें, तो भूलने और दोबारा याद करने की प्रक्रिया से मेमोरी और पक्की होती है। सिर्फ रिकॉल करना ही काफी नहीं है, गलतियों को फीडबैक से सुधारना भी जरूरी है। और ये अभ्यास केवल तथ्यों को याद करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि अलग अलग संदर्भों और सवालों में किया जाना चाहिए, ताकि ज्ञान लचीला और व्यावहारिक बन सके। लेखक एक और रोचक बिंदु बताते हैं, रिट्रीवल इंड्यूस्ड फॉरगेटिंग। कभी कभी जब हम एक जानकारी को याद करने की कोशिश करते हैं, तो उससे जुड़ी अन्य बातें दब सकती है, लेकिन ये हमेशा नकारात्मक नहीं है। सही ढंग से इसका उपयोग किया जाए तो ये हमें जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।
इस अध्याय का सार यही है कि सीखना पैसिव रिव्यू से नहीं बल्कि एक्टिव रिकॉल से आता है। हमें अपनी पढ़ाई में क्विजेस, फ्लैश कार्ड्स और सेल्फ क्वेश्चनिंग जैसी तकनीकों को शामिल करना चाहिए। रिकॉल को अंतरालों पर दोहराना, फीडबैक लेना और उसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में लागू करना इसे और प्रभावी बनाता है। आसान याददाश्त तो जल्दी मिट जाती है, लेकिन वही ज्ञान स्थायी बनता है जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़े। अध्याय 3 अभ्यास को मिलाकर करो। हम सभी को यह स्वाभाविक लगता है कि अगर किसी चीज में बेहतर होना है तो उसे लगातार, बार बार और एक ही ढंग से करना चाहिए। यही है मास्ट प्रैक्टिस, यानी एक ही प्रकार की क्रिया को लगातार दोहराते रहना। यह शुरुआत में आसान लगता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है और हमें यह महसूस कराता है कि हम तेजी से प्रगति कर रहे हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह सिर्फ एक भ्रम है। इस तरह की प्रैक्टिस लंबे समय तक ज्ञान को टिकाऊ नहीं बनाती। दिमाग की एक आदत है कि जब वो बार बार एक जैसे पैटर्न देखता है तो उन्हें पहचान कर ऑटोमेटिक मोड पर चला जाता है। ये दिखने में तो प्रगति जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ये सतही सुधार है। कुछ वैसा ही जैसे बिना गहराई में उतरे किसी खेल का नियम रट लेना। असली मास्टरी तब आती है जब दिमाग को अनिश्चितता और विविधता से जूझना पड़ता है। इसीलिए लेखक इंटरलीविंग और वेरिड प्रैक्टिस का सुझाव देते हैं। इसका मतलब है कि अभ्यास को न सिर्फ अंतरालों में स्पेसिंग करें, बल्कि एक ही सत्र में विषय, शैली या समस्याओं को बदल बदल कर हल करें। जब आप लगातार अलग अलग प्रकार के सवालों या स्थितियों से निपटते हैं तो दिमाग को बार बार ये तय करना पड़ता है कि अगली बार कौन सी तकनीक या नियम लागू होगा। ये अतिरिक्त मेहनत ही असली सीख को मजबूत बनाती है। लेखक बताते हैं कि वेरिड प्रैक्टिस यानी विविध अभ्यास न सिर्फ विषय बदलना है, बल्कि उसी विषय के भीतर अलग अलग प्रकार के सवाल या स्थितियों को मिलाना भी है। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित पढ़ रहे हैं तो केवल एक ही तरह के सवाल हल करने की बजाय अलग अलग प्रकार की समस्याओं को साथ मिलाकर हल करना अधिक प्रभावी होगा। इस प्रक्रिया से दिमाग ये सीखता है कि किन परिस्थितियों में कौन सा तरीका अपनाना है और ये कौशल भविष्य में नई समस्याओं को हल करने में भी मदद करता है। इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण दिया गया है बेसबॉल खिलाड़ियों का। जब खिलाड़ी लगातार एक ही तरह की गेंद, जैसे सिर्फ फास्ट बॉल का अभ्यास करते हैं तो शुरुआत में वे तेजी से बेहतर दिखते हैं, लेकिन जब असली मैच आता है तो वही खिलाड़ी कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर, वे खिलाड़ी जो फास्ट बॉल, कर्व बॉल और चेंज अप तीनों तरह की गेंदों का मिश्रित अभ्यास करते हैं, शुरुआत में भले ही धीमे लगे, लेकिन मैच में उनका प्रदर्शन कहीं बेहतर निकलता है। कारण यही है कि मिश्रित अभ्यास दिमाग को लगातार पैटर्न पहचानने और सही प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करता है। लेखक चेतावनी देते हैं कि इल्यूजन ऑफ मास्टरी से बचना जरूरी है। जब अभ्यास आसान हो और हमें तुरंत सही जवाब मिल जाए तो हमें लगता है कि हमने सीख लिया, लेकिन यह तात्कालिक सफलता लंबे समय तक नहीं टिकती। इसके विपरीत, जब अभ्यास कठिन लगता है और प्रगति धीमी दिखाई देती है तो यही संकेत है कि असली सीख गहराई में उतर रही है। इस अध्याय का सार यही है, लगातार एक ही पैटर्न का अभ्यास करने से भ्रमित आत्मविश्वास तो मिल सकता है, लेकिन स्थायी सीख नहीं। असली लाभ इंटरलिविंग और वेरिड प्रैक्टिस से आता है, जहां दिमाग को संघर्ष करना पड़ता है, पैटर्न पहचानने पड़ते हैं और संदर्भ के अनुसार सही तकनीक चुननी पड़ती है। शुरुआत में यह कठिन और धीमा लगता है, लेकिन दीर्घकाल में यही रणनीति आपको सबसे मजबूत और लचीली सीख देती है। अध्याय 4 कठिनाइयों को अपनाओ या याददाश्त कैसे काम करती है। सीखने की प्रक्रिया अक्सर हमें यह भ्रम देती है कि जितना आसान लगेगा उतना अच्छा होगा, लेकिन लेखक बताते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आसान और सुगम पढ़ाई हमें तत्काल संतोष तो देती है, पर यह टिकाऊ नहीं होती। असली मास्टरी वही आती है जहां संघर्ष, भूलना और बार बार याद करने का प्रयास शामिल हो। लेखक डिजायरेबल डिफिकल्टीज की अवधारणा को सामने रखते हैं। ये वे कठिनाइयां हैं
जो शुरुआत में हमारी रफ्तार को धीमा कर देती है, जैसे स्पेस्ड प्रैक्टिस, इंटरलीविंग या विभिन्न संदर्भों में पढ़ाई करना। लेकिन लंबी अवधि में यही रणनीतियां याददाश्त को सबसे मजबूत बनाती है। अगर सीखना बिना रुकावट के आसान लगे तो समझ लीजिए कि ज्ञान सतही है। कठिनाई, उलझन और देरी यही दिमाग को मजबूर करती है कि वो गहराई में जाकर कनेक्शंस बनाए। याददाश्त की प्रक्रिया 3 मुख्य चरणों में काम करती है। पहला है एनकोडिंग, जब कोई नई जानकारी हमारे दिमाग में प्रवेश करती है और परसेप्चुअल इनपुट को एक रूप मिलता है। दूसरा है कंसोलिडेशन, जहां वह जानकारी पुराने ज्ञान से जुड़कर एक स्थिर मेमोरी ट्रेस बनाती है। और तीसरा है रिट्रीवल, यानी दिमाग से जानकारी को बाहर लाना। रिट्रीवल न केवल जानकारी वापस लाता है, बल्कि उसे पुनः मजबूत भी करता है, जैसे पुराने मार्ग पर चलकर उसकी पगडंडी और गहरी हो जाती है। यहां भूलने की भूमिका भी उतनी ही अहम है। यदि हम कभी न भूले तो पुराने संकेत, रिट्रीवल क्यूज बार बार हावी रहेंगे और नई जानकारी के लिए जगह नहीं बनेगी। उदाहरण के लिए, यदि आपने ड्राइविंग दाएं दिशा में सीखी है और अब आपको बाएं दिशा में सीखनी है, तो पुराने क्यूज आपको बार बार गलत दिशा की ओर धकेलेंगे। ऐसे में कुछ भूलना जरूरी है ताकि दिमाग नए संकेतों को स्वीकार कर सके। गलतियां करना भी सीखने का हिस्सा है। यदि हम गलती से डरेंगे तो प्रयोग और जोखिम लेना बंद कर देंगे और असली सीख वही रुक जाएगी। जब हम गलतियां करते हैं और सही फीडबैक मिलता है तो दिमाग उन्हें सुधार कर और मजबूत तरीके से दर्ज करता है। दिलचस्प बात यह है कि फीडबैक हमेशा तुरंत मिलना जरूरी नहीं। कभी कभी देरी से मिला फीडबैक और भी असरदार होता है, क्योंकि उस बीच दिमाग खुद रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि भूलना, संघर्ष करना और कठिनाइयों का सामना करना सीख को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे और गहरा और टिकाऊ बनाता है। आसान फ्लुएंसी हमें धोखा देती है। हम सोचते हैं कि हमने सीख लिया, जबकि असल में वो सतही रहती है। कठिनाई, असफलता और प्रयास ही वे तत्व हैं जो ज्ञान को समय की कसौटी पर स्थिर रखते हैं। अध्याय 5, ज्ञान का भ्रम। जब हमें लगता है कि हम जानते हैं। सीखने की दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही है जो हम खुद को देते हैं। हमें लगता है कि हमने किसी विषय को अच्छी तरह समझ लिया है, लेकिन वास्तव में हमारी समझ अक्सर सतही और अस्थिर होती है। लेखक बताते हैं कि ये इल्यूजन ऑफ नोइंग हर विद्यार्थी और यहां तक कि विशेषज्ञों के साथ भी होता है। इसका कारण है हमारा दिमाग, जो अक्सर सहजता और परिचितता को गहरी समझ मान लेता है। डैनियल कहनेमान की प्रसिद्ध किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का संदर्भ लेते हुए लेखक समझाते हैं कि हमारे पास सोचने की 2 प्रणालियां हैं। सिस्टम 1 तेज, स्वचालित और इंट्यूटिव। सिस्टम 2 धीमी, विश्लेषणात्मक और सचेत। अधिकांश समय हम सिस्टम 1 पर भरोसा कर बैठते हैं क्योंकि ये तेज और आसान लगता है, लेकिन यही भरोसा हमें बार बार भूल और भ्रम की ओर ले जाता है। याददाश्त की कई भ्रांतियां भी इस भ्रम को गहरा करती है। उदाहरण के लिए, इमेजिनेशन इन्फ्लेशन। जब हम किसी दृश्य को विविडली कल्पना करते हैं तो धीरे धीरे हमें लगता है कि यह सचमुच हुआ था। सजेशन इफेक्ट्स बताते हैं कि सवाल पूछने का तरीका या वाक्य का ढंग किसी गवाह की याद को बदल सकता है। इंटरफेरेंस के कारण नई जानकारी पुरानी जानकारी को धुंधला कर देती है। और सबसे आम है फ्लुएंसी इल्यूजन। यदि कोई पाठ सहजता से पढ़ा जा रहा है तो हमें लगता है कि हमने उसे पूरी तरह सीख लिया है, जबकि असलियत में वो बस सतही परिचितता होती है। लेखक कर्ज ऑफ नॉलेज की ओर भी इशारा करते हैं। जब हम किसी विषय में माहिर हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कि शुरुआत में इसे सीखना कितना कठिन था। यही कारण है कि कई शिक्षक या विशेषज्ञ शुरुआती विद्यार्थियों की मुश्किलें ठीक से समझ नहीं पाते। इस भ्रम से बचने के लिए जरूरी है मेटाकॉग्निशन, यानी अपनी सीख का सही आत्म मूल्यांकन करना। यह पहचानना कि मैं क्या जानता हूं और क्या नहीं। हमें केवल इस आधार पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि कोई जानकारी पढ़ने में आसान लगी
या तुरंत याद आ गई। असली कसौटी यह है कि समय बीतने के बाद भी क्या हम उसे बिना सहारे रिकॉल कर पा रहे हैं। लेखक व्यावहारिक उपाय भी सुझाते हैं। छोटे छोटे लो स्टेक्स क्विजेज हमारी असली स्थिति दिखा सकते हैं। क्यूमुलेटिव क्विजिंग, जहां हम पुराने विषयों को बार बार जांचते हैं, सीख को टिकाऊ बनाता है। और पीयर इंस्ट्रक्शन यानी समूह चर्चा हमें अपनी गलतियों और गलतफहमियों का सामना करने पर मजबूर करता है। जब हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, तभी हमारी वास्तविक समझ सामने आती है। इस अध्याय का संदेश साफ है। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं, यह सबसे खतरनाक भ्रम है। हमारी सहजता और याददाश्त हमें धोखा दे सकती है। असली सीख के लिए हमें सतर्क, आत्मजागरूक और लगातार जांच करने वाला रवैया अपनाना होगा। सेल्फ टेस्टिंग, फीडबैक और पीयर डिस्कशंस के जरिए ही हम अपनी सतही समझ को गहरी और टिकाऊ मास्टरी में बदल सकते हैं। अध्याय 6, सीखने की शैलियों से आगे बढ़ो। लंबे समय से शिक्षा जगत में यह मान्यता रही है कि हर व्यक्ति की एक अलग लर्निंग स्टाइल होती है। कोई दृश्य, विजुअल तरीके से बेहतर सीखता है, कोई सुनकर, ऑडिटरी, तो कोई करके, किनेस्थेटिक। ये विचार इतना लोकप्रिय है कि स्कूल, कोच और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इसे आधार मानकर पाठ्यक्रम बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक साफ कहते हैं, ये विश्वास एक मिथक है। शोध बार बार ये दिखा चुके हैं कि सीखने का प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पढ़ाई आपकी पसंदीदा शैली में हुई या नहीं। वास्तव में जिस मैचिंग हाइपोथेसिस पर यह धारणा टिकी है, उसे वैज्ञानिक समर्थन नहीं मिला। लेखक ये बताते हैं कि सीखने की क्षमता कहीं ज्यादा जटिल है। वे फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का जिक्र करते हैं। फ्लूइड इंटेलिजेंस का मतलब है नई समस्याओं को हल करने, तर्क करने और एब्स्ट्रैक्ट संबंध देखने की क्षमता, जबकि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है समय के साथ जमा हुआ ज्ञान, अनुभव और भाषा कौशल। ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि कोई व्यक्ति कितना प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। हावर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंसेस भी यहां चर्चा में आती है, जैसे लिंग्विस्टिक, स्पेशल, इंटरपर्सोनल, म्यूजिकल इत्यादि। यानी हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखा सकता है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग भी अपनी 3 प्रकार की बुद्धिमत्ता, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल की अवधारणा पेश करते हैं। ये सभी मॉडल हमें ये समझाते हैं कि इंसान एक ही फिक्स्ड शैली से नहीं, बल्कि कई अलग अलग क्षमताओं के संयोजन से सीखता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण भेद करते हैं, रूल लर्नर्स और एग्जाम्पल लर्नर्स। कुछ लोग नियमों और सिद्धांतों से शुरू करके सीखना पसंद करते हैं, जबकि कुछ ठोस उदाहरणों से समझते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों को दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण और नियमों का संतुलित उपयोग दिमाग को ज्यादा लचीला और व्यावहारिक बनाता है। इस अध्याय का एक बड़ा संदेश ये है कि सीखने वाला व्यक्ति अपनी यात्रा का मालिक होना चाहिए। उसे ये चुनना होगा कि क्या पढ़ना है, किन स्रोतों से सीखना है और किस क्रम में। इसे लेखक स्ट्रक्चर बिल्डिंग कहते हैं, यानी नए ज्ञान को अपने पुराने मेंटल फ्रेमवर्क्स में इस तरह फिट करना कि वे एक मजबूत संरचना बना ले। साथ ही ग्रोथ माइंडसेट, ये विश्वास कि हमारी क्षमताएं बदल सकती हैं और विकसित हो सकती है, सीखने की सफलता का आधार है। इस अध्याय का सार यही है, सीखने की शैलियां, विजुअल, ऑडिटरी आदि को अत्यधिक महत्व देना व्यर्थ है। असली जरूरत है विविध और सक्रिय रणनीतियों की, जैसे उदाहरणों और नियमों का संयोजन, स्पेस्ड प्रैक्टिस, फीडबैक और स्ट्रक्चर बिल्डिंग। जब लर्नर अपनी सीख की जिम्मेदारी लेता है और यह विश्वास रखता है कि क्षमताएं मेहनत और रणनीति से सुधर सकती हैं, तभी सीख गहरी और टिकाऊ बनती है। अध्याय 7, अपनी क्षमताओं को बढ़ाओ। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारी बुद्धि या क्षमताएं जन्म से तय है, जो है वही हमेशा रहेगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये सोच पूरी तरह गलत है। दिमाग किसी पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि ये एक जीवित, बदलती हुई प्रणाली है। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की लचीलापन ये साबित करती है कि नए अनुभव,
अभ्यास और सीख दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते हैं और पुरानी आदतों को बदलते हैं। इसी कारण सीखना किसी निश्चित उम्र तक सीमित नहीं है। चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, हर कोई नई क्षमताएं विकसित कर सकता है। इस अध्याय का एक मुख्य विचार है ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम ये मान ले कि हमारी बुद्धि फिक्स नहीं है, बल्कि मेहनत, रणनीति और अभ्यास से बढ़ सकती है, तो हम चुनौतियों को अपनाने लगते हैं। वही अगर हम मान ले कि हमारी क्षमता सीमित और स्थायी है, तो हम कठिनाइयों से भागेंगे और नई चीजें सीखने से बचेंगे। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि माइंडसेट ही हमारे सीखने के अवसरों को खोलता या बंद करता है, लेकिन केवल समय लगाना पर्याप्त नहीं। यहां डेलिबरेट प्रैक्टिस यानी जानबूझकर किया गया अभ्यास जरूरी है। इसका मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपनी कमजोरियों की पहचान करें और सुधार पर ध्यान दें। यही प्रक्रिया हमें आगे बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पियानो सीख रहा है तो आसान गानों को बार बार बजाना अभ्यास नहीं कहलाएगा। असली अभ्यास तब है जब वो कठिन टुकड़े चुनता है, गलतियों को सुधारता है और लगातार अपनी सीमाओं को चुनौती देता है। ज्ञान को याद रखने में मदद के लिए दिमाग कुछ उपकरणों का उपयोग करता है। नेमोनिक्स, क्यूज और ऑर्गेनाइज्ड मेंटल मॉडल्स हमारी स्मृति को मजबूत बनाते हैं। ये संकेत शुरुआत में कृत्रिम लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही आंतरिक हो जाते हैं और हमें जानकारी रिकॉल करने में आसानी होती है। लेखक ये भी बताते हैं कि अभ्यास का लाभ अक्सर डोमेन स्पेसिफिक होता है, यानी अगर कोई संगीत में निपुण है तो उसकी क्षमता सीधे गणित या खेलों में नहीं बढ़ जाएगी। लेकिन अभ्यास करने की आदत, नियमितता और अनुशासन ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, हमारी क्षमताएं स्थिर नहीं है। दिमाग में बदलाव की अद्भुत क्षमता है। सही माइंडसेट, जानबूझकर किया गया अभ्यास, स्मृति की तकनीकें और अनुशासित आदतें हमारी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है। असली सवाल ये नहीं कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि हम सीखने और खुद को बदलने के लिए कितने खुले और तैयार हैं। अध्याय 8 मेक इट स्टिक, व्यावहारिक उपयोग और सुझाव। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में लेखक अब तक बताए गए सिद्धांतों को जीवन में उतारने की दिशा देते हैं। ये अध्याय एक तरह से टूलकिट है, छात्रों, शिक्षकों और जीवन भर सीखने वालों के लिए। संदेश साफ है, सीख आसान और आरामदायक नहीं होनी चाहिए। असली मास्टरी वही है जहां संघर्ष, पुनः स्मरण और विविध अभ्यास शामिल हों। विद्यार्थियों के लिए सुझाव। सबसे सफल विद्यार्थी वे होते हैं जो अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वे केवल नोट्स या हाइलाइट्स पर भरोसा नहीं करते, बल्कि एक स्पष्ट रूटीन बनाते हैं और उसे नियमित रूप से अपनाते हैं। लेखक कहते हैं, यह स्वीकार करना जरूरी है कि असली सीख अक्सर कठिन लगेगी। जो चीजें बहुत सहज लगती है, वे जल्दी भूल जाती है। इसलिए रिट्रीवल प्रैक्टिस को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी पढ़ने के बाद खुद से प्रश्न पूछना, मुख्य विचार क्या है, मुझे नया क्या मिला, अगर मुझे इसे किसी और को समझाना हो तो कैसे करूंगा। यह प्रक्रिया दिमाग को मजबूर करती है कि वो जानकारी को भीतर से रिकॉल करे। अध्ययन सत्रों को विभाजित करना, स्पेसिंग, विभिन्न विषयों को मिलाना, इंटरलीविंग और समय समय पर पुराने विषयों को टेस्ट करना, ये सब मिलकर ज्ञान को गहराई और स्थायित्व देते हैं। शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए सुझाव। पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरह डिजाइन होने चाहिए कि उनमें डिजायरेबल डिफिकल्टीज शामिल हो। आसान और लगातार दोहराव से सीख पुख्ता नहीं होती। इसके बजाय स्पेस टेस्टिंग, मिक्स टॉपिक्स और चैलेंजिंग असाइनमेंट्स सीखने की असली ताकत बढ़ाते हैं। लेखक इस बात पर भी जोर देते हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। जब कठिनाई दी जाए तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि ये उन्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सीख को टिकाऊ बनाने के लिए है। साथ ही फीडबैक लूप्स बनाना, नियमित क्विजेस कराना और कठिन कार्य देना, ये सभी अच्छे शिक्षण के आवश्यक हिस्से हैं। जीवन भर सीखने वालों के लिए सुझाव।
सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है, जीवन के हर चरण में ये जरूरी है। लेखक कहते हैं कि सेटबैक्स यानी असफलताएं सीखने का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे मास्टरी के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि सहयोगी है। नई जानकारी को पुराने अनुभवों से जोड़ना, इलैबोरेशन, मेमोरी को मजबूत करता है। जब आप किसी नए विचार को अपने जीवन या पहले सीखे गए ज्ञान से जोड़ते हैं, तो वो दिमाग में गहराई से बस जाता है। अंतिम यादें और रिमाइंडर्स। आसान सीख हमेशा टिकाऊ नहीं होती। कठिनाई और संघर्ष ही याददाश्त को मजबूत करते हैं। क्विजिंग सिर्फ नापने का उपकरण नहीं, बल्कि सीखने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। असफलता और गलतियां लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। ज्ञान को जोड़ना और समझाना ही उसे पक्का बनाता है। इस अध्याय का सार यही है, मेक इट स्टिक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि सीखने का एक नया दृष्टिकोण है। यह हमें याद दिलाती है कि ज्ञान स्थायी तभी होता है जब हम दिमाग को मेहनत करने देते हैं, जब हम पुनः स्मरण करते हैं, कठिनाइयों से गुजरते हैं और विविध रणनीतियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इस किताब मेक इट स्टिक, द साइंस ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग की यात्रा पूरी कर चुके हैं। हमने देखा कि क्यों बार बार पढ़ना, हाईलाइट करना और नोट्स बनाना हमें केवल इल्यूजन ऑफ लर्निंग देता है, जबकि असली मास्टरी तभी बनती है जब हम अपने दिमाग को चुनौती देते हैं। हमने समझा कि लर्निंग स्टाइल्स का मिथक हमें भटका सकता है और असली फक्र एक्टिव एंगेजमेंट और सही स्ट्रैटेजी से आता है। हमने देखा कि स्पेस्ड रेपिटेशन और रिट्रीवल प्रैक्टिस हमारी स्मृति को गहराई तक पक्का करते हैं। इंटरलीविंग और वेरिड प्रैक्टिस दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और डिजायरेबल डिफिकल्टीज याददाश्त को मजबूत बनाती है। यह भी साफ हुआ कि भूलना कोई दुश्मन नहीं, बल्कि सीख का साथी है। जब हम भूल कर दोबारा याद करते हैं, तब लर्निंग और भी टिकाऊ बनती है। गलतियां, सेटबैक्स और स्ट्रगल्स यही हमें एक्सपर्ट बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी एबिलिटीज जम से स्थिर नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें बदलने, बढ़ने और नई स्किल्स सीखने की शक्ति देती है। ग्रोथ माइंडसेट, डेलिबरेट प्रैक्टिस और फीडबैक, ये सब हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और अंत में, चाहे आप एक छात्र हो, शिक्षक हो या लाइफ लॉन्ग लर्नर, इस किताब का असली संदेश यही है कि लर्निंग को आसान मत बनाइए, उसे सार्थक और चुनौतीपूर्ण बनाइए। जब दिमाग को मेहनत करनी पड़ती है, तभी ज्ञान सच में स्टिक करता है। अगर आपको यह सारांश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी एक छोटी सी शेयरिंग किसी और की पढ़ाई और जिंदगी को बदल सकती है।